हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके पहले हमारे द्वारा हिस्ट्री के वीडियो डाले गए थे, अपलोड किए गए थे। उससे ही रिलेटेड मैंने जो आपको कल पढ़ाया था, या कल जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताए थे, तो उसी से जुड़े हुए या उसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं कि किस स्थान से कौन से साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा इसे खोजा गया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन सी नदी के किनारे, तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ समझेंगे। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और सिंधु घाटी सभ्यता एक और ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी बोरिंग चैप्टर भी है, काफ़ी इंटरेस्टेड। यदि आप इसको समझने की दृष्टि से या अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टेड आपका ये टॉपिक है। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि ये जो आपका टॉपिक है इस पर आपकी एक अच्छी मजबूत पकड़ बने और इससे आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन छूटे ना। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो आपका ये पूरा टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ साथ जो अन्य टॉपिक है हिस्ट्री से जुड़े हुए, उनकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं, वो आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आए। उम्मीद है कि आज का ये मेरा वीडियो है जो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों फ्रेंडों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों की हेल्प करें और मदद करें। तो आज हम बात कर लेते हैं थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले विश्व में अन्य सभ्यताएं का भी विकास हुआ है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि नील नदी की सभ्यता, जिसमें हम पढ़ते हैं सुमेरियन सभ्यता, ईरान की सभ्यता जैसे आपकी सुमेरियन सभ्यता है तो नील नदी के किनारे विकसित हुई है। चीन की सभ्यता हांग हो नदी के किनारे विकसित हुई है। उसी प्रकार अगर हम विश्व में देखते हैं तो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, या जो भारतीय क्षेत्र में जो सभ्यता विकसित हुई थी, इस सभ्यता का विकास तीसरे क्रम में आता है। तो यहाँ से अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, तो उन विशेषताओं को भी हमें याद रखना है। अब ये विशेषताएं क्या क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है, तो यहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट्स इसके बारे में याद रखना है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें या इनकी विशेषता के बारे में जानें तो यहां हम समझ सकते हैं विशेषताएं। इसको समझेंगे दोस्तों कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट में आपको याद रखना है कि ये नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों यहां, तो ये सबसे विस्तृत सभ्यता है। विस्तृत सभ्यता। फिर हम बात करें तो ये कांसी हुई सभ्यता, कांसी हुई सभ्यता। फिर हम दोस्तों बात करते हैं कांसी हुई सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती या सिंधु घाटी सभ्यता। अब दोस्तों यहां आपको जो बात याद रखनी है या जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से साक्ष्य मिले हैं या किन आधारों पर हम इसे नगरीय सभ्यता कह सकते हैं, या ऐसे कौन से विस्तृत क्षेत्र देखने को मिले हैं, तो इसके आधार पर हम इसे
एक विस्तृत सभ्यता मान सकते हैं, या ऐसा क्या हुआ था जो कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा गया है। तो यहाँ दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व में जो भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, सारी सभ्यताएं आपकी नदीय घाटी या नदीय घाटी की जो क्षेत्र थे वहां सभ्यताएं विकसित हुई हैं। अब उनका विकसित होने का भी एक उद्देश्य है और उनके विकसित होने का भी एक कारण है, क्योंकि जो सभ्यताएं प्रारंभ में या प्राचीन समय में, चाहे वो भारत में हो या विश्व में विकसित हुई हैं, तो नदियों किनारे इसलिए क्योंकि जब नदियों में बाढ़ आती थी तो बाढ़ से जो मिट्टी का बहाव था या जो मिट्टी किनारों पर जम जाती थी तो वो मिट्टी उपजाऊ रहती थी, जिससे वो अच्छी वहां से फसल उगा सकते थे। नदियों के किनारे पर रहने का जो उनका एक मूल कारण ये था कि वहां से पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त होता था। अब वो जल एक तो वो अपने पीने के लिए यूज करते थे, दूसरे कृषि के लिए यूज कर सकते थे, पशुओं के लिए भी उस जल का यूज हुआ। तो यहाँ जो सारी सभ्यताएं विकसित हुई वो नदीय घाटी सभ्यताएं कही गई हैं, या नदीय क्षेत्र में या नदियों की घाटियों में सभ्यताएं विकसित हुई हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, या इसी हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी, इसी हड़प्पा सभ्यता को हम क्या दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता भी, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब इसका भी रीजन है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो शुरुआत में जो इसके स्थल खोजे गए, जहां से हमें शुरुआत में साक्ष्य मिले हैं, तो वो सारे स्थल ज्यादातर या ज्यादा मात्रा में सिंधु घाटी के किनारे से हमें देखने को मिले हैं, या सिंधु घाटी के का जो क्षेत्र था या जो एरिया था सिंधु घाटी के क्षेत्र से हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, तो सिंधु की सहायक नदियों के पास भी हमें इसके साक्ष्य या इस सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिले हैं, तो इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब विश्व की नगरीय सभ्यता, तो यहाँ देखते हैं हम ईरान और सुमेरियन सभ्यता को मिला दें तो दोनों सभ्यताओं को मिलाकर भी इसका क्षेत्रफल उनसे विस्तृत है। तो ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे विस्तृत सभ्यता है, या विश्व की भौगोलिक क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़े एरिया में जो सभ्यता विकसित हुई वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कांस्य युगीन। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जिस धातु का यूज किया गया था वो आपकी तांबा थी। अब तांबे और टिन को मिलाकर, तो यहां आप याद रख सकते हैं दोस्तों तांबे और टिन के मिश्रण से कांसा कांसे का निर्माण। यहां दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बड़ी भारी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में कांसे का यूज किया है। यहां हमें कांसे से बनी काफी भारी संख्या में जो मूर्तियां हैं, मूर्तियां देखने को मिलती हैं। कांसे का ज्यादा यूज हुआ है इस टाइम पीरियड में, तो इसीलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि तीन बातें। एक तो आपको यह रखना है कि विश्व की सभ्यताओं में तीसरी सबसे विकसित सभ्यता, मतलब जो आपकी चीन की सभ्यता के बाद इसका विकास होता है, या जो आप देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता पहले जो नील नदी के किनारे विकसित हुई है, और उसके बाद चीन की, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं अगर विश्व में देखा जाए। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि एक तो ये विश्व में तीसरे नंबर पर जो इसका विकास हुआ है, दूसरा विश्व में सबसे विस्तृत सभ्यता, विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता, चाहे आपकी सुमेरियन सभ्यता हो, चाहे आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे आपकी ईरान की सभ्यता हो, चाहे आपकी चीन की सभ्यता हो। तो जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, ये सारी सभ्यताएं जो है, ये सारी सभ्यताएं कैसी थी, ग्रामीण सभ्यताएं थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी
सिंधु घाटी सभ्यता आपकी एक नगरीय सभ्यता है। तो यहां से दोस्तों आपको ये चीजें याद रखना है। अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था, कल हम इसके बारे में बता रहे थे कि इसकी शुरुआत जो हमें जानकारी मिलती है वो कैसे मिलती है। तो यहां हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत था, जो वर्तमान पाकिस्तान है उसमें सिंध प्रांत था, वहां से कुछ टीले देखने को मिले हैं। जब उन टीलों की स्थानीय लोगों के द्वारा खुदाई की गई थी या स्थानीय लोगों के द्वारा खुदाई की गई उन टीलों की, तो उन टीलों से पक्के ईंटों के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब जब उन टीलों से उन्हें पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उन ईंटों का उन्होंने अपने दैनिक जीवन में यूज किया, जैसे कि अपने भवन बनाने के लिए उन ईंटों का निर्माण किया। लेकिन इसके बारे में उनने ज्यादा सोचा विचारा नहीं, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि यह भगवान का वरदान है या भगवान की देन से हमें ईंटें प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1826 में चार्ल्स मेसन, जो चार्ल्स मेसन एक अंग्रेजी विद्वान थे, चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में यह निरीक्षण किया जाता है। तो उनके द्वारा जो कहा जाता है कि यह एक नगर है, जो किसके द्वारा, यह एक नगर है जो इब्राहिम लोदी के द्वारा बसाया गया था, और उसी नगर के यहां से हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद हम दोस्तों देख सकते हैं 1934 में बार्नेस विद्वान होते हैं, ये भी ब्रिटेन के हैं। तो बार्नेस के द्वारा कहा जाता है कि ये नदी ध्वस्त किला है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ये एक नदी ध्वस्त किला है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि चार्ल्स मेसन के द्वारा ही 1842 में चार्ल्स मेसन दोबारा आते हैं, और दोबारा चार्ल्स मेसन के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, नैरेटिव ऑफ, जो पत्रिका थी वो नैरेटिव पत्रिका प्रकाशित की जाती थी, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा की जाती थी। लेकिन वहां से इन्हें ना तो इन्होंने वहां से कोई खुदाई के काम प्रारंभ किए, ना ही इन्होंने वहां से कोई स्थल खोजने के कार्य किए, केवल एक पत्रिका में इसको प्रकाशित किया कि यहाँ कोई नगर है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 1861 में, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों क्या कि 1861 में एक अंग्रेजी अधिकारी रहते हैं जिन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो एक पुरातत्व के प्रति उनकी अच्छी रुचि थी, उनका पुरातत्व में काफी इंटरेस्ट रहता था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने वहां जाके उस जगह का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद दोस्तों आगे की जो हम आपको बात बता रहे हैं, तो 1856 में, क्या दोस्तों 1856 में, तो यहाँ जो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी मैं आपको दोबारा रिवाइज कराता हूं। तो 1856 में यहाँ लाहौर से कराची के मध्य एक रेलवे लाइन बिछाई जाती है। जब लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जाती है, तो उस टाइम यहाँ दो अंग्रेजी भाई या दो अंग्रेजी बंधु, जिन्हें बर्टन बंधुओं के नाम से जाना जाता है, एक है आपके जेम्स बार्टन, दूसरे हैं आपके विलियम बार्टन। तो जेम्स बार्टन और विलियम बार्टन, ये जो दो व्यक्ति थे, दोनों अंग्रेजी इंजीनियर थे। तो जो लाहौर और कराची के मध्य आपकी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, या रेलवे लाइन का जो निर्माण कार्य किया जा रहा था, तो कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि जब वहां से जो पत्थर है और पत्थरों की कमी हो जाती है, तो जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को पता होता है कि यहाँ खोदने पर पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। तो उनके द्वारा जब वहां खुदाई करवाई गई, तो खुदाई में वहां उन्हें पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, और उन्हीं पक्की ईंटों को उन दोनों भाइयों के द्वारा जो रेलवे ट्रैक बिछ रहा था, उन रेलवे ट्रैक में यूज किया गया। इसके बाद वो इसकी जानकारी सरकार को देते हैं। जब इसकी जानकारी सरकार को देते हैं, तो सरकार इस काम को और थोड़ी तीव्र गति से कर देता है। अब इसके बाद जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सबसे पहले
1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है या भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक और अंग्रेज अधिकारी रहते हैं जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, जिन्हें बंगाल विभाजन या हड़प नीति के उसमें जाना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही या सहयोग के से ही जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ इस खोज का प्रयास किया गया या इसे जानने के लिए प्रयास किए गए, तो वो सर जॉन मार्शल के द्वारा इस क्षेत्र को जानने के प्रयास किए गए। अब सर जॉन मार्शल कौन थे? तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, जिन्हें IAS, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट सर्विस, जो एक इन्हें तो इनके बारे में हम जाने, जो आपके लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जैसे अभी हमने दोस्तों बताया है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही भारतीय पुरातत्व विभाग की इनके सहयोग से स्थापना की जाती है। अलेक्जेंडर कनिंघम का भी काफी सहयोग रहता है, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के एक निर्देशक जो बनाए जाते हैं या जिन्हें निर्देशक बनाया जाता है, तो वो सर जॉन मार्शल है। अब सर जॉन मार्शल को यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग का या भारतीय पुरातत्व का इन्हें एक महानिदेशक बनाया जाता है, जैसे हम इंग्लिश में ASI भी कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इन्हें महानिदेशक बनाया गया था। तो इनके द्वारा अब यहाँ सर जॉन मार्शल का क्या योगदान है दोस्तों, हम इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले 1826 में सर जॉन मार्शल के द्वारा इस सभ्यता को जानने का प्रथम प्रयास किया गया था, लेकिन इन्हें भी कोई निश्चित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। अब जब भारतीय पुरातत्व विभाग या भारतीय पुरातत्व विभाग का जो सर जॉन मार्शल है, सर जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाया जाता है, तो ये 5 भारतीयों को वहां नियुक्त करते हैं। किस लिए? भारतीय पुरातत्व विभाग है, भारतीय पुरातत्व विभाग में जो आगे की खोज और कार्य करने के लिए, तो ये 5 लोगों को वहां नियुक्त करते हैं, जिनमें से आपके एक व्यक्ति जो है, इन्हें आप याद रखेंगे कि किसके? सर जॉन मार्शल के निर्देश के आधार पर ही जो दयाराम साहनी है या राय बहादुर दयाराम साहनी है, इनको निर्देश दिया जाता है कि आप जाइए और उस जगह का निरीक्षण करके वहां खोज कार्य प्रारंभ कीजिए। तो सबसे पहले 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देश के आधार पर हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। आपको यहाँ दोस्तों एक चीज याद रखना है कि राय बहादुर दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा नगर की खोज की थी 1921 में, तो ये आपका वर्तमान में कहाँ है? तो आप याद रख सकते हैं कि वर्तमान में जो पाकिस्तान है, तो वर्तमान में पाकिस्तान का शाहीबाद जिला है। वर्तमान में पाकिस्तान के शाहीबाद जिले में जो पश्चिमी पंजाब का हिस्सा है, वहां आपका ये स्थान पड़ता है। तो किसने इसकी खोज की? आप देख सकते हैं कि हड़प्पा की जो खोज की है दयाराम साहनी ने की है। अब हड़प्पा जो आपका नगर है वो कौन सी नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे था। अब कहां वर्तमान में स्थित है? तो पाकिस्तान, शाहीबाद जिला, पश्चिमी पंजाब में। अब दोस्तों हम यहाँ आगे देखते हैं कि यहाँ हमें देखना है, जैसे तो पहले जो खोज होती है वो हड़प्पा नगर की होती है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद हम दोस्तों खोज की बात करते हैं कि आपको देखना है मोहनजोदड़ो। आपको मोहनजोदड़ो देखना है। तो मोहनजोदड़ो में 1922 में जो एक और भारतीय थे, उनके द्वारा
जो आपके राखलदास बनर्जी हैं, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा जो मैंने दोस्तों यहाँ लिखा नहीं है उसे मैं आपको लिख देता हूं। तो यहाँ दोस्तों आपको याद रखना है किसे याद रखना है दोस्तों, राखलदास बनर्जी को। तो राखलदास बनर्जी के द्वारा यहाँ हम देखते हैं कि कौन से नगर की खोज हुई है। तो आपको यहाँ याद रखना है दोस्तों, राखलदास बनर्जी हैं जो उन्होंने मोहनजोदड़ो नगर की खोज की थी। यह भी आपका पाकिस्तान के क्षेत्र में है। अब यहाँ पाकिस्तान में देखना है आपको कि पाकिस्तान का जो आपका लाड़काना जिला है, पाकिस्तान का कौन सा जिला है, लाड़काना जिले में यहाँ हमें सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो जो नगर है, मोहनजोदड़ो के साक्ष्य में प्राप्त हुए थे। अब दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ आपने एक साइड जो मैंने आपको यहाँ चार्ट वाइज एक चार्ट के रूप में जो डेटा यहाँ आपको सजा के रखा है ताकि उसे आप अच्छे से समझ सकें। तो आप देख सकते हैं, पहला हम यहाँ देखते हैं, जैसे सबसे पहले लिखा है आपका, सबसे पहले जो आपका लिखा है तो यहाँ आप देख सकते हैं स्थल, उत्खननकर्ता और वर्ष। तो यहाँ से आपको तीन चीजें, तो एक तो स्थल कौन सा है, हड़प्पा, दूसरा कब इसकी खोज हुई तो 1921 में, उत्खननकर्ता कौन है तो राय बहादुर दयाराम साहनी है। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ वही है मोहनजोदड़ो, तो स्थल कहाँ है, जो स्थल खोजा गया है वो आपका मोहनजोदड़ो है। अब मोहनजोदड़ो कब खोजा गया था तो 1922 में खोजा गया था। किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी तो राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब दोस्तों हम वर्तमान क्षेत्र और प्रमुख नदी, तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि यहाँ भी मैंने आपको एक चार्ट के रूप में 2 टॉपिक या 2 जो फैक्ट है वो यहाँ याद करने के लिए आपको एक अच्छे से चार्ट के रूप में इसको सजाया है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि एक तो आपको देख सकते हैं कि जो हड़प्पा नगर है वो कहाँ मिला था, तो हड़प्पा नगर पाकिस्तान के शाहीबाग, जो वर्तमान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के शाहीबाग जिले में और पश्चिमी पंजाब में। नदी देखें दोस्तों तो कौन सी नदी है, रावी नदी। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ सेकंड जहां देखते हैं तो वर्तमान प्रदेश पाकिस्तान, नदी कौन सी है, सिंधु नदी। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान स्थान कौन सा है तो लाड़काना जिला। तो यहाँ भी दोस्तों आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं या आगे आपको जो बताने जा रहे हैं, तो यहाँ हमें जो इम्पोर्टेंट चीजें याद रखनी है कि हमें कौन से साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ बताता हूं या उसकी आपसे यहाँ थोड़ी सी चर्चा करता हूं। तो यहाँ दोस्तों आपको क्या याद रखना है, अब यहाँ तो सबसे पहले अन्नागार। अन्नागार क्या है, अन्नागार से आप याद रख सकते हैं कि एक अन्न का कोठार। यहां से अब हम दोस्तों समझ सकते हैं कि जब मनुष्य कृषि करता था तो उसको कृषि करने के बाद जो फसल प्राप्त होती थी उस फसल को कहीं एक जगह वो एकत्रित करके रखता था, जैसे आप अन्नागार, जैसे आप अन्न भंडार भी कह सकते हैं, अन्न भंडार। तो यहाँ अन्न भंडार हमें देखने को मिला है। अब अन्न भंडार के बारे में हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ, तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है तो अगर ये काफी विशाल था, इसको हम देख सकते हैं 45.71 मीटर इसकी लंबाई थी, लंबाई। अब हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो यहाँ 45.71 मीटर, फिर 15.13 मीटर। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी जो चौड़ाई थी 15.13 मीटर, चौड़ाई। तो यहाँ आप दोस्तों याद रखना है कि 15 यहाँ जो आपका 23 है, तो जो विशाल आपको यहाँ अन्नागार मिलता है, तो जो अन्नागार काफी विस्तृत
या अन्न का कोठार भी इसे बोल सकते हैं, या अन्न भंडार बोल सकते हैं। तो उसकी आप चौड़ाई देख सकते हैं कि चौड़ाई 15.23 मीटर थी, उसकी लंबाई 45.71 मीटर थी। तो इसको याद रखना है। अब आप फिर देखते हैं ओखली युक्त चबूतरे। तो ओखली युक्त आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो चबूतरे थे उन चबूतरों पर एक ओखली टाइप का गड्ढा बना दिया जाता था ताकि उसमें धान वगैरह कूटी जाए। तो इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं यहाँ एक कांस गाड़ी, कांसे की एक गाड़ी जिसे एक्कल गाड़ी भी बोला जाता है। तो यहाँ से हमें कांसे की एक गाड़ी मूर्ति के रूप में, या मूर्ति जो कांसे की गाड़ी की मूर्ति बनाई गई थी, तो वो साक्ष्य हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरी बात हम करते हैं परदर्शी वस्त्र पहनते हुए एक महिला की मूर्ति। तो परदर्शी वस्त्र पहनते हुए जो महिला परदर्शी वस्त्र पहन रही थी, वो उसी परदर्शी वस्त्र पहनते हुए यहाँ पर महिला की एक मूर्ति देखने को मिलती है। फिर आपका गरुड़ चित्र देखने को भी हमें मिलता है। अब ये आपको कहां से मिलता है, तो याद रखना है दोस्तों आपको कि जो हमें यहाँ से मोहरें मिली हैं, तो उन मोहरों पर एक जो गरुड़ देवता है, तो गरुड़ देवता की या गरुड़ देवता की जो हमें चित्र देखने को मिले हैं, तो वो एक मुद्रा के रूप में या एक मुद्रा पे अंकित चित्र हमें देखने को मिले हैं। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि एक मछुआरे का चित्र भी। अब मछुआरे का चित्र आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि मछली पकड़ते हुए एक व्यक्ति का यहाँ चित्र बनाया गया था। तो मछली पकड़ते हुए चित्र की भी एक व्यक्ति की हमें प्रतिमा यहाँ देखने को मिलती है। एक हमें शंख के आकार का यहाँ बैल देखने को भी मिलता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों कांस्य दर्पण। तो कांस्य दर्पण से आप देख सकते हैं कि जो शीशा प्राप्त हुआ है, दर्पण बोले तो शीशा, तो जो शीशा प्राप्त हुआ है तो वो कांस्य दर्पण। कहने का मतलब कि कांसे में जड़ा हुआ शीशा भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि यहाँ से हमें स्वास्थ्य चिन्ह, जिसे हम बुंदेलखंडी में सांतिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सांतिया। तो यहाँ से हमें स्वास्थ्य चिन्ह भी देखने को मिला है। तो यहाँ दोस्तों ये जो इस क्षेत्र से प्रमुख आपको जो साक्ष्य मिले हैं या जो वस्तु में मिली हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको यहाँ या जो विस्तार से चर्चा की थी उनके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। अब दोस्तों हम दूसरे विशाल नगर की बात करते हैं। तो यहाँ हम देख चुके हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में। राका दास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे। पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे, कहां? पाकिस्तान के लड़काना जिले में और सिंधु नदी के किनारे। तो अब हम दोस्तों यहाँ देखते हैं कि विशाल स्नानागार। तो यहाँ हमने देखा है कि अन्नागार। तो जिस प्रकार से हमें अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, उसी प्रकार से हमें एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी हमें देखने को मिले। अब जो स्नानागार था, इसको भी आप दोस्तों थोड़ा सा समझ सकते हैं। मैं आपको इसको भी समझाने की कोशिश करूंगा कि जो आपका विशाल स्नानागार था, तो विशाल स्नानागार की इसकी लंबाई और चौड़ाई और गहराई। अब दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। तो लंबाई जो इसकी है तो 11.88 मीटर। फिर अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई 7.01 मीटर। फिर हम अगर गहराई की बात करते हैं तो 2.43। तो यहां से दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हमें यहां से एक विशाल स्नानागार मिला है। तो विशाल स्नानागार की जो मुख्य विशेषता थी कि एक तो ये आपका कहां से हमें प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से।
याद रखना है कि अन्नागार मिला है आपको हड़प्पा से और स्नानागार मिला है आपको मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो में आपको याद रखना है कि जो इसकी लंबाई है इस स्नानागार की तो 11.88 मीटर। फिर हम चौड़ाई याद करते हैं इसकी, तो चौड़ाई 7.01 मतलब 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई है। फिर हम गहराई की बात करते हैं तो 2.43 मतलब 2.43 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये भी आपको दोस्तों यहाँ याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पुरोहित के आवास के साक्ष्य भी मिले हैं। तो पुरोहित को अपन कैसे समझ सकते हैं? अब यहाँ दोस्तों हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ जो समाज था वो समाज भी आपका, यहाँ समाज में जो वर्ण व्यवस्था के कोई हमें ठोस प्रमाण तो नहीं मिले हैं देखने, लेकिन यहाँ भी समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाए जाने के लिए यहाँ भी पुरोहित वर्ग के जो आवास हैं वो आवास देखने को हमें मिले हैं। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि यहाँ हमें सभा भवन भी, सभा भवन जहाँ व्यक्ति सामूहिक रूप से बैठकर और अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, तो हमें सभा भवन भी यहाँ देखने को मिले हैं। फिर अधिकांश भवन में हमें यहाँ कुआं देखने को मिलते हैं। तो एक ऐसा मात्र नगर है मोहनजोदड़ो कि जहाँ जो अधिकांश भवन बनाए गए थे लोगों के रहने के लिए, तो उन भवनों में अधिकांश मात्रा में हमें कुएं देखने को भी मिले। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि यहाँ विशाल स्नान, यहाँ कुएं के बाद स्नानागार मतलब 16 मकानों का एक बैरक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विशाल स्नानागार, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं स्नानगार के साथ 16 जो मकान है वो एक बैरक, मतलब एक पूरी जो बिल्डिंग है उसमें 16 मकान और स्नानागार देखने को भी हमें मिले हैं। फिर हम देखते हैं कि कांसे से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति। क्या दोस्तों, यहाँ से कांसे से निर्मित और एक नग्न महिला की मूर्ति भी देखने को हमें यहाँ से मिलती है। उसके बाद हम आगे दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ हमें एक दाढ़ी वाले पुरोहित या दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी देखने को मिली है। फिर हम आगे बात करते हैं कि चमकते हुए बंदर का चित्र भी देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है कि चमकते हुए बंदर का चित्र भी हमें देखने को मिला है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो हमें मोहर मिली है तो उस मोहर पर एक सींग वाला पशु या उस मुद्रा पर एक सींग वाले पशु की जो आकृति है या जो पशु का चित्र है वो भी हमें देखने को यहाँ से मिलता है। तो यहाँ दोस्तों आप समझ सकते हैं कि काफी मेहनत लगी है इसको सजाने में। तो मेरा जो पूरा उद्देश्य यही है कि इसको 4-5 जो मैंने सजाया है कि ताकि आपको याद करने में आसानी से कोई परेशानी ना हो, अच्छे से आप याद रख सके। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो पेन डाउन से कर सकते हैं। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं कि इसके पहले हमें किन स्थानों से और कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोथल आपका एक गुजरात का, ये भारत में गुजरात का क्षेत्र है। तो 1955 और 1962 में लोथल से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब यहाँ हम देखते हैं जो यहाँ खोज करता है तो रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खोज की जाती है। इसमें आपको याद रखना है 1955 में भी इसका खोज के संबंध में कार्य चले, 1962 में भी इसकी खोज के संबंध में कार्य चले। ये गुजरात में अहमदाबाद जिला है, अहमदाबाद जिला वर्तमान में है जो। इसके बाद आप भोगवा नदी कौन सी याद रखनी है आपको दोस्तों, भोगवा नदी। तो लोथल की खोज 1955 1962 रंगनाथ राव के द्वारा, गुजरात का अहमदाबाद जिला, नदी कौन सी, भोगवा, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं भोगवा नदी। इसको दोस्तों आप समझ सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट देखना है चनहूत्रो। तो चनहूत्रो ये आपका कहां से है, तो ये भी आपका जो है इसकी जो खोज होती है 1935 में होती है। इसके जो खोज करता है अर्नेस्ट मैके व माजुमदार। तो अर्नेस्ट मैके व माजुमदार को याद रखना है। इसके खोज करता है जो अर्नेस्ट मैके व
माजुमदार। कहाँ है? पाकिस्तान सिंध प्रांत में। तो सिंध से आप सिंधु नदी को दोस्तों याद रख सकते हैं। अब हमें आगे देखना है कि यहाँ से हमें साक्ष्य क्या प्राप्त देखने को हुए हैं, या कौन से साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा क्या होता है? गोदीवाड़ा का मतलब कि यहाँ समुद्र से व्यापार होने के साक्ष्य मिले हैं। कि जो लोथल था, लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता का, जहां से समुद्र द्वारा व्यापार किए जाते थे। तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है। गोदीवाड़ा जिसे हम याद रखें कि समुद्र से जहां व्यापार होता है ऐसा क्षेत्र, फिर प्रमुख बंदरगाह, इसको भी आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं कि वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका। तो जो अग्नि की वेदी है, तो अग्नि की वेदी वृत्ताकार और वृत्ताकार बोले तो एक चौकोर, मतलब चौकोर आकार में है। हमें यहाँ अग्नि वेदिका देखने को मिली है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ धार्मिक कार्य होते थे, तो यज्ञ हवन वगैरह भी यहाँ किए जाते थे। उसके बाद देखते हैं हम हाथी दांत। तो हाथी दांत के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं हमें। हाथी दांत का प्रयोग ये आभूषण के रूप में करते थे। स्वर्ण आभूषण, तो स्वर्ण से बने हुए आभूषण। दिशा मापक यंत्र, इसको भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि दिशा मापक यंत्र। फिर फारस की मोहरें, घोड़े की मृणक मूर्तियां। तो यहाँ फारस की मोहरों के जो साक्ष्य मिले हैं। अब हम आप देख सकते हैं कि यूनान की सभ्यता, तो यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस सभ्यता के जो व्यापार होते थे, तो वो फारस से भी व्यापार होते थे। तो फारस की मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की मृण मूर्तियां, मतलब घोड़े की जो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हैं, तो वो भी हमें यहाँ देखने को मिली है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि 3 युग्म समाधियां, मतलब 3 समाधानियां या 3 युग्म, मतलब 3 प्रकार की समाधियां हमें यहाँ देखने को मिली है। फिर हम बात करते हैं आगे यहाँ पे चालाक लोमड़ी। तो यहाँ हमें चालाक लोमड़ी का चिन्ह देखने को भी मिलता है। उसके बाद हम दोस्तों कृषि के साक्ष्य देखने की बात करें, तो यहाँ हमें चावल और धान के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। तो चावल और धान के साक्ष्य देखने को मिले हैं, चालाक लोमड़ी। और आपका जो लोथल है, तो ये लोथल में समुद्री के व्यापार होते, समुद्र से के द्वारा व्यापार होते थे समुद्र के माध्यम से। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं चनमुद्रों। तो चनमुद्रों की बात करते हैं। इसकी खोज 1935 में और अर्नेस्ट मैके व माजुमदार के द्वारा। तो चनमुद्रों की जो खोज की गई थी, वो अर्नेस्ट मैके व माजुमदार के द्वारा कौन से क्षेत्र में की गई थी? सिंध प्रांत पाकिस्तान में की गई थी। सिंधु नदी के किनारे आपका ये क्षेत्र है। आगे बात करते हैं हम दोस्तों, तो यहाँ मुख्य जो विशेषता इसकी है, यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने भी मिले। अब मनके क्या है? मनके जो होते थे, ये मोहर टाइप के होते थे या एक सिक्का टाइप का होता था, जिन्हें मनुष्य अपने आभूषण के रूप में और स्त्रियां अपने आभूषण के रूप में इनका प्रयोग करते थे। तो मनके बनाने का कारखाना भी हमें यहीं से देखने को मिला है, या उसके साक्ष्य मिले हैं। फिर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी हमें देखने को मिले हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुत्ते बिल्ली से भी ये लोग परिचित थे, क्योंकि बिल्ली का पीछा करते हुए या बिल्ली के पीछे भागती हुए कुत्ते के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। पर लिपस्टिक, कंघा, काजल, पाउडर वगैरह भी हमें यहाँ देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सजने संवरने का बोला जाए, तो जो तैयार होने के सामग्री या सामान मिले हैं, तो वो भी हमें मिले हैं। फिर हम बात करते हैं कांसे की गाड़ी। तो कांसे की गाड़ी भी हमें यहाँ से देखने को मिली है। फिर बात करते हैं हम वृक्का आकार की ईंटें। तो वृक्का आकार की ईंटों के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं कि 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा। तो 3 घड़ियाल मतलब 3 जो आपके मगरमच्छ हैं, घड़ियाल बोलते हैं जो पानी में रहते हैं। तो 3 मगरमच्छों के साथ साथ हमें मछली के भी एक मुद्रा पे अंकित चिन्ह देखने को यहाँ हमें मिले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरी जो ये कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से जो भी चैप्टर बताऊं, तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी दे सकूं, ताकि आप उसे अच्छे से याद रख सकें। तो मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि मैं जो भी आपको बताऊं वो आपका क्लियर हो टॉपिक, और आप उसे अच्छे से समझ सकें। तो
आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पेन डाउन कर सकते हैं। आज का हमारा जो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम जो बचे हुए आपके स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और अन्य जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं इस टॉपिक से उनकी भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो मेरा यहीं खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।